करना। हाँ, यस सर, रेडी। ओके, ठीक है। तो सर गुड इवनिंग सर सबको फिर से। अच्छा, तो फिर बिजनेस लॉ में एलएलपी कर रहे थे सर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ सर, इट्स जैसे कंपनी टाइप बिजनेस का फीलिंग है एलएलपी में। ऐसे तो ये पार्टनरशिप का क्या बताऊं सर, पार्टनरशिप का मॉडर्न वर्जन है, मॉडर्न डे पार्टनरशिप बोल सकते हैं हम लोग इसको। कोई खराब नहीं होगा अगर ऐसा बोलेंगे, तो इतना भी गलत कहना नहीं होगा कि इट्स अ मॉडर्न डे पार्टनरशिप। सर ऐसे पुराने दिन में पार्टनरशिप क्या होता था सर, 1932 पार्टनरशिप, तो पुराने जमाने का सर, के अभी भी चलता है। हाँ सर, पुराने जमाने का जो पार्टनरशिप लॉ है 1932 अभी भी चलता है। आज मैं आप लोगों को बेसिक फर्क बताऊंगा 1932 पार्टनरशिप के साथ मॉडर्न डे 2008 एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऐसे आप लोग प्रीवियस 2 क्लास में एलएलपी के अंदर इतना तो देख ही चुके हो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कितना मतलब मॉडर्न इसलिए है बिकॉज उसमें कंपनी वाला फीलिंग आ गया। मतलब बिजनेस के अंदर सिंपल बात है सर, पार्टनर जो होंगे वो बिजनेस पे ध्यान देंगे, मतलब उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो ध्यान है वो बिजनेस पे होना चाहिए, ताकि बिजनेस आगे बढ़े। बिकॉज इंडिया के लिए बहुत जरूरी है बिजनेस, इंडिया के लिए बिजनेस बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, ये स्पेशली चार्टर्ड फार्म, कॉस्ट फार्म, सीएस फार्म, लॉ फार्म, ठीक है, कोई भी छोटा मोटा पार्टनरशिप फार्म जो भी होता है, ज्यादातर केस में लोग बिजनेस करने में इसलिए चिंता में पड़ जाते हैं कि अगर बाई चांस बिजनेस नहीं चला, और क्योंकि हर एक बिजनेस करने के लिए लोन वगैरह जरूरत पड़ जाता है, बिकॉज एक गुड लोकेशन चूज करना, लेबर हायर करना, ऑफिस बनाना, ऑफिस में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, हर केस में पैसा लगता है। अब मुश्किल क्या हो जाता है कि अगर कई बार ऐसे होते हैं कि अगर मेरा जो मार्केट का लोन है, अगर मैं लोन वापस नहीं कर पाऊँ तो मेरा तो प्रॉपर्टी छीन लेगा, मेरा इज्जत खराब हो जाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारा छोटा मोटा सवाल हर एक के मन में आता है। और इसीलिए बिजनेस का जो प्रेशर है या प्रोफेशन का प्रेशर बहुत लोग लेना नहीं चाहता। तो बिजनेस को थोड़ा इजी रखने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नॉट जस्ट इन इंडियन गवर्नमेंट, इवन लास्ट अगर आप 10-20 ईयर्स में देखोगे ग्लोबल लेवल में थ्रू आउट दी वर्ल्ड, आप सिंगापुर चले जाओ जो मॉडर्न डे बिजनेस का हब है, एकदम इंटरनेशनल बिजनेस हब है ना सर सिंगापुर। हाँ सर, एकदम सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ आप, यूएस, न्यूयॉर्क तो है ही सर, वो तो बिजनेस में लास्ट 300 ईयर्स में यूएसए ने जिस तरह का बिजनेस का जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया वो कुछ कोई और कंट्री नहीं कर पाए। हाँ, चाइना ने रिसेंट रेट में बहुत बड़े लेवल में क्रिएट किया, इसमें ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं सर, चाइना रिसेंट रेट में बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस सेंटर बनाया। बट सर इंडिया भी ग्रोइंग है और हम भी कम्पीट कर सकते हैं वर्ल्ड बिजनेस हब को, मतलब वर्ल्ड को, हम लोग भी इंडिया को एक वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल बिजनेस हब बना सकते हैं। मुंबई ऑलरेडी इंडिया का बिजनेस हब है, बट और कुछ करना होगा। जैसे गुजरात में गांधीनगर एरिया को बनाने का बड़ा कोशिश है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आप लोग शायद सुने होंगे। ठीक है सर, अगर नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सुनते सुनते कान पक जाएगा, आगे आगे तो यही है प्रोफेशनल में, और काम क्या है, यही सब पढ़ना होता है। सर मेन पॉइंट में आ जाओ। सर मेन पॉइंट कुछ ऐसा है कि आज हम लोग बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कुछ बचा कुचा एरिया, बचा कुचा मतलब काफी इंपॉर्टेंट कुछ एरिया है, जैसे कि पार्टनरशिप एलएलपी बिजनेस को डिसोल्यूशन कैसे करते हैं, मतलब इसको बंद कैसे किया जाता है, फिर पार्टनर्स के साथ एलएलपी का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, और पार्टनरशिप बिजनेस के साथ एलएलपी का डिफरेंस, एलएलपी के साथ प्राइवेट कंपनी का रिलेशन, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें बात करना जरूरी है। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और चलो देखते हैं। गुड इवनिंग विशाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, तो मैं, ओके सर, ठीक है, तो मैं बस स्क्रीन शेयर कर लिया और आप देख सकते हो, कहाँ चला गया सर फुल स्क्रीन का एरिया, यस, एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पहुंच गए हम लोग। ठीक है, आज बहुत सारा प्रैक्टिकल बातें होंगे हमेशा की तरह, आज भी करेंगे। तो जैसे कि लास्ट जो प्रीवियस क्लासेस हुआ है एलएलपी के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने इंट्रो छोड़ के इनकॉर्पोरेशंस, ऑब्वियसली पार्टनरशिप एंड देयर रिलेशंस, इसमें भी बातें हुए ऑब्वियसली। आज कुछ और बातें होंगे इसमें, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, इसमें भी मैं बात करूंगा, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशंस एंड डिफरेंस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुछ काफी सारा वाइटल पॉइंट है सर, एक आध नहीं,
काफ़ी सारा वाइटल पॉइंट है। चलो सर, चलो जल्दी जल्दी वाइटल पॉइंट को जान लेते हैं, सीख लेते हैं, देरी करना सही नहीं होगा। ठीक है, स्टोरी तो मैं रोज सुनाता हूँ, आज भी सुनाऊंगा। ओके, स्टोरी तो सुनते सुनते ही पढ़ना चाहिए एकदम सर। ये सब एक बार घर में रिवीजन जरूर किए होंगे आप लोग, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से। आप लोग सब अच्छे बच्चे हो, घर में रिवीजन प्लीज क्या करना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलएलपी, देखो सर, अगर कोई भी चीज प्रोफेशन, बहुत लोग बोलते हैं ना सर ये सीए टफ है, सीए में टफ है, ये सब कहावत है कि टफ क्यों हो जाता है। टफ इस बात के लिए लगता है बिकॉज अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो टफ, हर चीज टफ लगेगा। जैसे आपका फोन अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो क्या हालत होता है, चलता ही नहीं है ना। वैसा ही आप अगर खुद को अपडेट नहीं करोगे तो आप भी नहीं चल पाओगे, सिंपल बात है। एंड्रॉयड अपडेट कर सकते हो, विंडोज अपडेट कर सकते हो, खुद को भी अपडेट करते रहो तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए टफ कुछ नहीं होता, अपडेट इज एवरीथिंग। ओके सर, ये सब छोड़ो सर, मोबाइल का अपडेट के साथ आप एजुकेशनल अपडेट का बात कैसे कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते सर। बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी, एलएलपी एग्रीमेंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, बाप रे बाप, लिमिटेड लायबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, अरे बाप रे, कन्वर्शन इनटू एलएलपी, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एन एलएलपी। काफी सारा पॉइंट डिस्कशंस मैंने कर चुका था। हाँ सर, कैरेक्टरिस्टिक में बात हो चुका है। जिसने भी अगर प्रीवियस क्लास बाई चांस मिस किया है, प्लीज मेरे को बोल के क्लास का लिंक लेके प्लीज कर लिया करो, ठीक है। ओके सर, कर लेंगे, ठीक है। सर आज क्या बोलोगे। सर एडवांटेज एलएलपी यस बोल चुके हैं सर, इनकॉर्पोरेशन यस डिस्कस हो चुका है सर, बाकी क्या है फिर, सब कुछ हो चुका है कर रहे हैं आप। अरे सर, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो चुका है सर, नेम, रिजर्वेशंस ऑफ नेम। हाँ सर, आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में तो यही बता रहा था कि एलएलपी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। किसको एलएलपी बनाने का मन है सर। सर आजकल बड़ा इजी है, अगर कंपनी बनाने का इच्छा है तो आप एलएलपी से चालू कर सकते हो, क्योंकि एलएलपी में आपको कंपनी वाला बेनिफिट मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मजा का बात यह है कि वही लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कभी भी बिजनेस मार्केट में लाइबिलिटी क्रिएट करता है और ड्यू टू बिजनेस फेलियरिटी अगर आपका लाइबिलिटी, आप देखो सर, अगर आप जानबूझ के किसी पर्टिकुलर वे में डिसीव करने के लिए जानबूझ के धोखा देने का कोशिश करोगे तो फिर, याद है सर बोला था मैंने, बीच का पर्दा उठ जाएगा। कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं उसको, कि अगर आप धोखा दोगे, चीटिंग करोगे, वो अलग बात है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होके सब पता चल जाएगा। बट अगर सिर्फ बिजनेस, जस्ट अ प्योर बिजनेस कॉज में अगर आप अपना बिजनेस का लायबिलिटी रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो इन दैट केस आपका पर्सनल प्रॉपर्टी जो एज ए पार्टनर आप सेफ रहोगे, ठीक है। बात बात में आपके पर्सनल प्रॉपर्टी में कोई उंगली भी नहीं करेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा, सिंपल बात है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा है, लेना भी चाहिए। ये देखो सर, मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रहा था, इंडिया में 2013 के आसपास के टाइम पे, 2013 अराउंड, कितना सारा एलएलपी बना था, लिस्ट ऑफ एलएलपी 2013 में, देख सकते हैं सर। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन में। यस सर। देखो ये सिर्फ 2013 में बना हुआ है। द लिस्ट इंक्लूड ऑल एलएलपीज, इस लिस्ट के अंदर सारे के सारे एलएलपीज है जो 2013 में बना हुआ है। मतलब अगर आप और लेटेस्ट डेटा देखना चाहोगे सर, कहाँ जाके देखने को मिलेगा। अरे सर जस्ट कहाँ विजिट करना है, एमसीए में, यहीं पर जाके ढूंढना है, डेटा रिपोर्ट कंपनी एलएलपी इंफॉर्मेशन। चाहिए क्या, जो चाहिए वो मिल सकता है, हर चीज पता चल सकता है, बस मांगने की जरूरी है सर। तो बस जाओ डेटा एंड सर्विस में जाओ, ठीक है, मैंने भी ऐसे ही करके निकाला। कंपनी एलएलपी इंफॉर्मेशन पे जाओ, incorporated or closed during the month based on activity, based on ownership, companies under alert, forms filed under LLP who filed form 24, मतलब पूरा का पूरा कंपनी स्टैटिस्टिक्स, इंडियन फॉरेन कंपनीज एलएलपी, पेड अप कैपिटल, सीएसआर डेटा समरी, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, अरे हर चीज मिलेगा। इस तरह से मुझे ये पीडीएफ में यहीं से कलेक्ट कर रहा था। ये देखो सब कितना एलएलपी, नॉलेज मीडिया वेंचर एलएलपी, नाम के पीछे लिखना पड़ता है सर, एलएलपी का कैरेक्टर है, एलएलपी अपने बिजनेस के पीछे एलएलपी लिखेगा, ठीक है। अपने बिजनेस के जैसे नाम खत्म होगा उसके बाद एलएलपी यूज करेगा। आरआर स्पेसेस एलएलपी, चोपड़ा इंफ्रा एलएलपी, ठीक है, हारमोनिया एस्टेट्स एलएलपी, अरे भरपूर है भरपूर। कितना एलएलपी जानना चाहोगे, एक दो नहीं सर, यहाँ पर कम से कम 7,000 आसपास लिस्ट है। हाँ सर क्या बात करते हो, 7,000 सिर्फ 2013 में ही बना है सर, 2013, मतलब इसमें सिर्फ 2013 का डेटा है, मतलब और भी कितना डेटा होगा।
6783 LLP, स्वपन सरकार रियल कॉन LLP, कोई रियल कॉन मतलब मुझे लग रहा है कोई प्रोमोटिंग ग्रुप होगा, ठीक है। बेकर टीली सिंघी कॉर्पोरेट एडवाइजर LLP, आजकल तो सर लॉ फार्म, चार्टर्ड फार्म, ये सब भी LLP ही ज्यादातर केस में बन रहा है और मैंडेटरी भी है, मतलब स्पेशली तो, और सुविधा भी है, एडवांटेज है, तो क्यों नहीं बनाए। तो सर आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको LLP फॉर्म करना है तो आपको नेम रिजर्व करना पड़ेगा, सिंपल प्रोसेस है। कहाँ जाना होगा, वही कहाँ जाना होगा सर, MCA के साइड में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। द फर्स्ट स्टेप टू इनकॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी इज रिजर्वेशन ऑफ नेम, नाम को रिजर्व करो ताकि आप जिस नाम पे अपना बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप करोगे उस नाम दूसरा और कोई ना ले पाए, इवन क्लोज नेम भी नहीं चलता है, ठीक है। Applicant has to file E-Form 1 for ascertaining availability and reservation of the name of LLP business. Incorporate LLP, फिर आप incorporate करो LLP को. After reserving name, user has to file E-Form 2 for incorporating new limited liability partnership. E-Form 2 contains the details of LLP proposed to be incorporated. Partners, designated partners, details and consent of the partners, designated partner to act as partner, designated partner, जो भी पार्टनर है, designated partner है, सारा का सारा डिटेल्स आपको E-Form 2 में बताना होगा। एंड उसके बाद LLP एग्रीमेंट बनेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ LLP एग्रीमेंट इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। LLP agreement is required to be filed with the register in a form E-Form 3 within 30 days of incorporation of LLP. LLP बनाने के 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर के पास जमा करना होगा। रजिस्टर मीन्स ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जहां पर कंपनी का डेटा होता है वहां पर LLP का भी, मतलब जो भी बिजनेस है उसका डेटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब हर चीज का डेटा बेस बहुत जरूरी है, विदाउट डेटा काम कुछ नहीं बनेगा सर, बिकॉज आज के डेट में एवरीथिंग इज डेटा। डेटा है, डेटाबेस है, बिजनेस है, ठीक है। यही तो मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकल जो जमाना आया है सर, ये जो टेक्नोलॉजी का जो जमाना क्रिएट हुआ है ना, इसका यही खासियत है कि हर चीज का हमें पता, या मतलब हर चीज को हम लोग बुक कर सकते हैं, हर चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो शायद पहले जमाने में नहीं होता था। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है MCA सर्विस, DSC सर्विस, डीन सर्विस, मास्टर डेटा, LLP सर्विस? जाओ सर चेक करो किसको बिजनेस फॉर्म करना है, जस्ट चेक LLP नेम, वट एवर नेम, जो भी नेम देना चाहोगे नेम पुट करो, एक्टिविटी टाइप पुट करो, ठीक है। सर्च करो कि उस सिमिलर नाम पे कोई दूसरा बिजनेस है कि नहीं है, जितना सारा नेम ऐड कर सकते हो ऐड करो, जो नाम पसंद आए रिजर्व करो, ठीक है। सारा का सारा प्रोसेस आपको यहीं पर स्टेप बाय स्टेप बताता जाएगा। लेकिन सर तभी करना जब जेन्युइन रीजन हो, बिना किसी फालतू में रिजर्व करने का कोई मतलब नहीं है। जेन्युइन रीजन में बुक करके रखना, जस्ट लाइक वेबसाइट डोमेन की तरह। वेबसाइट डोमेन भी बहुत लोग बुक करके रखते हैं, जानते हो सर। इवन वेबसाइट डोमेन बुक करके, सर वेबसाइट डोमेन का बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो भी आज के डेट में ऑनलाइन बिजनेस के लिए जरूरी है। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वेबसाइट डोमेन कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ GoDaddy, ठीक है। GoDaddy में लोग क्या करते हैं सर, डोमेन बुक करते हैं, जानते हो सर। आजकल ये सब जो ऑनलाइन में बिजनेस बनता है, ये धोनी ऐड भी मारते हैं इसका, godaddy.com। सर क्या डोमेन यूज करोगे, जल्दी बोलो, एक पॉपुलर नाम बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या दाम में लोग बुक करके रखते हैं। एक पॉपुलर नाम बताओ, कुछ भी, जल्दी बोलो, कोई भी एक ऐसा नाम बताओ जो शायद ऐसा नाम आपको बहुत जरूरी, मतलब मार्केट में हो, मतलब बहुत पॉपुलर हो सकता है, अच्छा वाला। चलो मेरे दिमाग में काम कर रहा है, clipshop.com। हाँ देखते हैं सर ऐसा कोई नाम चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐ देखो, देखो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पॉपुलर हो सकता है। दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? यस सर। हाँ क्या लिखा है सर? flipshop.com इज टेकन। फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपशॉप हो सकता है ना। तो flipshop.com टेकन, कितना दाम बता रहा है? बुक ब्रोकर सर्विस फी, मतलब ये अभी भी आपको मिल सकता है, बिकॉज ये डोमेन का अभी भी बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी ने इसको बुक करके रखा है, जस्ट नाम को रजिस्टर करके रखा है। तो नॉर्मली सर .com डोमेन 99, 199, 200, 299, हार्डली 599 में मिल सकता है। वहां पर ये बता रहे सर 8879, मतलब क्यों सर? बिकॉज बहुत लोग नाम के ऊपर डिपेंड करके बिजनेस को आगे लेके जाना पसंद करता है, और ऐसे नाम बहुत वाइटल हो सकता है किसी किसी बिजनेस के लिए। तो फिर आई होप यू अंडरस्टैंड। flipshop.co देखो 9700, ठीक है। लेकिन अगर आप flipshop.info, flipshopweb.com, ये सब इतना पॉपुलर नहीं है। flipshop.io पॉपुलर बता रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। ये क्या है सर? ये पार्टनरशिप नहीं, ये तो बस डोमेन रजिस्टर करना, ठीक है।
तो पार्टनरशिप रजिस्टर करना कहाँ होता है, उसके लिए आपको ये बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था। आजकल आप लोग टीवी में ऐड देखते हो बहुत ज्यादा, लेकिन ये एलएलपी बुकिंग के लिए टीवी में ऐड नहीं आता। आई होप कि ये भी ऐड आ जाए कि एलएलपी में बुक करो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके, मजा आ जाए, बट नहीं होगा ऐसा, ऑब्वियसली नहीं होगा। आई होप सर यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से नेम रिजर्वेशन होता है, इनकॉर्पोरेट होता है, एलएलपी एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो चलो सर आगे बढ़े। तो फिर अभी क्या बात करेंगे सर, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस पे। ठीक है, तो पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस पे क्या बात करना चाहिए। एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर, ये एज पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेक्शन 22, ये पार्टनर्स एंड उनके बीच का जो रिलेशंस है, मतलब जो भी कंपनी में पार्टनर्स बनते हैं और उनका रिलेशंस के बारे में सेक्शन 22 एलिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं। ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, जब भी एलएलपी बनते हैं, द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इट्स पार्टनर, मतलब जो भी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे पार्टनर बनना चाहेगा वही पार्टनर बनेगा। एंड एनी पर्सन मे बिकम पार्टनर ऑफ द एलएलपी बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। एज पर एग्रीमेंट जो भी पार्टनर है वही पार्टनर है, सिंपल बात है। एग्रीमेंट में जिसका नाम है वही तो पार्टनर कहेगा सर, इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, जिसका एग्रीमेंट में नाम होगा उसी के नाम पे होगा, है ना। अब रिलेशन ऑफ पार्टनर के बारे में सेक्शन 23 कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। जस्ट अ सेकंड सर, किसी का ज्वाइनिंग चल रहा है या फिर नेटवर्क इशू। अच्छा, नेटवर्क इशू, विश्वजीत, ठीक। Save as otherwise provided by this act the mutual rights and duties of the partners of a LLP, and the mutual rights and duties of a LLP and its partner shall be governed by the LLP agreement between the partner or between the LLP and its partner. Point to be noted sir, थोड़ा सा वेट कर जाओ, समझाता हूँ। Save as otherwise provided by this act the mutual rights and duties, mutual मतलब जो मिलजुल के चलता है, of the partners of LLP and the mutual rights and duties of LLP and its partner। जैसे मानो हमारे क्लास के अंदर एक पार्टनरशिप बना था, किसके किसके बीच में, सोवेक, स्नेहाशीष, आयन और कौन, सोविक, स्नेहाशीष, आयन और कौन था, विश्वजीत। विश्वजीत, ठीक है। सोविक, स्नेहाशीष, आयन, विश्वजीत, इन लोगों के बीच में एक पार्टनरशिप बना था। ठीक है, अब बात सिंपल है कि ये लोग अभी नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं बना रहा है सर, ये लोग एलएलपी बना रहा है। तो बात को ध्यान से सुनो सर, म्यूचुअल राइट इनके अंदर रहेगा, ड्यूटी भी ये लोग करेगा ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर शैल बी गवर्न्ड बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। इनके बीच में जो भी डिस्कशंस होगा एज पर एलएलपी एग्रीमेंट होगा बिजनेस के अंदर, बिटवीन द पार्टनर और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, मतलब एलएलपी के साथ उनके पार्टनर का जो भी बात बनेगा एज पर एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा। एलएलपी एग्रीमेंट में एंड एनी चेंजेस, the LLP agreement and any changes if any, अगर कुछ भी होगा made therein shall be filed with the registrar। मतलब आप जब भी MCA के साइड में जाके अपने LLP को रजिस्टर करवाते हो तो ROC होता है सर, रजिस्टर ऑफ जैसे कंपनीज होता है उन्हीं के पास एक्चुअली होगा, जहां पर आप रजिस्ट्री करते हो अपने LLP का, रजिस्टर के पास इन सच फॉर्म मैनर एंड अकम्पनीड बाय सच फीस, मतलब ऑब्वियसली अगर कुछ चेंज भी करना चाहोगे तो वो भी फीस देके एंड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड आपको करना पड़ेगा। एंड मतलब जो भी इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप बना है, जो भी एज पर एग्रीमेंट बना है, सब कुछ एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशंस of LLP between the person who subscribe their names to the incorporation document may impose obligation on the LLP। मतलब जब भी आप बिजनेस फॉर्म कर रहे हो, जैसे स्नेहाशीष, सोविक, आयन, विश्वजीत बिजनेस फॉर्म कर रहा है, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बिजनेस को बेसिकली जन्म देना, सिंपल बात है, इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। कॉर्पोरेट का जन्म को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, यहाँ पर एलएलपी का जन्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशंस। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में इंपोज ऑब्लिगेशंस, जैसे ही बिजनेस में वो लोग एक सब्सक्राइब कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है, इसमें कुछ ऑब्लिगेशन तो आएगा, मतलब सबका ऑब्लिगेशन मतलब सर लीगल क्या बोलूंगा सर, इसको हम लोग बंगाली में एक बहुत सुंदर बात करते हैं सर, कहते हैं सर नैतिक दाय। मतलब व्हाट इज नैतिक दाय, दाय इन द सेंस कि यू हैव सम लायबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, यू हैव टू परफॉर्म सम लायबिलिटी, कि सबका बिजनेस के प्रति, एलएलपी के प्रति। ठीक है, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर, एक पार्टनर सबसे इंपॉर्टेंट जब एलएलपी का बात आ जाता है तब पार्टनर एलएलपी के लिए ऑब्लिगेटेड है सर, कि लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप बिजनेस बना है उनके ऊपर सभी का लायबिलिटी है, सभी का ऑब्लिगेशन है। ठीक है, मतलब सबको अपना अपना ड्यूटीज परफॉर्म करना होगा, प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। सब कुछ मतलब जैसे वो लोग एग्रीमेंट में कहेगा वैसा उनको करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी जस्टिफाइबल, मतलब अनजस्टिफाइबल कुछ भी नहीं कह सकता है,
जस्टिफाइबल, जो जस्टिफिकेशन है जिसका मतलब ऐसा कोई बात तो नहीं करना चाहिए ना जो लॉ भी जस्टिफाई नहीं करता है, जो प्रॉपर लॉ भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर एग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एलएलपी and the partner shall be determined by the provisions relating to that matter and are set out in the first schedule. तो बेसिकली अगर सिंपल बात है कि अगर कोई इनके बीच में एग्रीमेंट भी नहीं रहेगा तो इन दैट केस वही मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एलएलपी एंड द पार्टनर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रोविजंस रिलेटिंग टू दैट मैटर आर सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब एलएलपी एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में कहा गया है सर सिंपली कि जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होगा अगर प्रॉपर एग्रीमेंट भी नहीं रहेगा तो उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल बात है, जो भी कहा गया है पार्टनरशिप डीड के अंदर सभी कोई अपना अपना ड्यूटी परफॉर्म करेगा। दिस इज एलएलपी एक्ट 2023 के अंदर कह रहा है। अब आपको मैं कुछ और पॉइंट में बात करता हूं, फिर आप देखो थोड़ा और क्लैरिटी आएगा आपके मन में। सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। वेट सर, ए पर्सन में सीज टू बी ए पार्टनर, एक पार्टनर है बट उसका पार्टनरशिप सीज किया जा सकता है ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर। मतलब बेसिकली एग्रीमेंट जो बना है जैसे स्नेहाशीष, आयन, विश्वजीत, सौविक, इनके बीच में पार्टनरशिप बना है। अब अगर मानो किसी एक पार्टनर इनके अंदर से मतलब उनका पार्टनरशिप छीना जा रहा है, सीज किया जा रहा है, मतलब बेसिकली बंद हो जा रहा है। ए पर्सन में सीज टू बी ए पार्टनर इन ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द agreement with other partners or in absence of agreement with the other partner as to cessation of being a partner by giving a notice in writing। अगर किसी का भी पार्टनरशिप छीन लिया जा रहा है या फिर बंद किया जा रहा है whatever of not less than 30 days, कम से कम रिटन नोटिस देना पड़ेगा। किसको? एलएलपी को देना पड़ेगा, या जो भी पार्टनर्स का पार्टनरशिप सीज किया जा रहा है एलएलपी को सभी पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ेगा। ये एलएलपी करेगा किसके बिहाफ में? बिकॉज एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो सभी पार्टनर्स को दिया जाएगा। Not less than 30 days to the other partners for of his intention to resign as partner। तो अगर कोई खुद भी पार्टनरशिप सीज कर रहा है अपना कि भाई मैं और पार्टनर रहना नहीं चाहता, से फॉर एग्जांपल इनमें से विश्वजीत अचानक बोला कि भाई आई डोंट वांट टू बी ए पार्टनर एनीमोर, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट जिस दिन आप सोचोगे 30 दिन के नीचे नहीं होना चाहिए। नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज, ठीक है, कम से कम 30 दिन के अंदर आपको बाकी सभी पार्टनर को रेजिग्नेशन के बारे में बताना चाहिए कि भाई मैं और पार्टनर नहीं रहूंगा। बिकॉज सबको जानने का अधिकार है भाई, कौन बिजनेस कर रहा था, कौन बिजनेस छोड़ के जा रहा है, सबको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं मन मर्जी कुछ भी नहीं चल सकता कि भाई मेरा मन हुआ आया और मेरा मन हुआ चला गया। भाई डिसिप्लिन बोल के कुछ चीज होता है कि नहीं होता, ठीक है, डिसिप्लिन बोल के कुछ चीज होता है, एथिक्स बोल के कुछ चीज होते हैं, ठीक है। ए पर्सन सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी ऑन हिज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी। सर कब कब ऐसा हो सकता है? आप देखो सर, मजा आ जाए। ए पर्सन शैल बी, सर मरने से मजा किसको आता है? हाँ सर, मरने से ही सबसे ज्यादा मजा आता है। सर क्या बात करते हो सर? समय पे मरना, हाँ मतलब ऑफ टाइम में नहीं मरना चाहिए किसी को भी, ऑब्वियसली, ना तो मुझे ना किसी को, ना आपको ना मुझे ना किसी भी दुनिया में किसी को। बट कई बार हम लोग ऑफ टाइम में भी मर जाते हैं ना सर। ऑफ टाइम मतलब जब जाना नहीं चाहिए तब चले जाए तो फिर वो ऑफ टाइम हो गया। बट सर हकीकत नियति बोल के नहीं आता, जिसको होना है वो होके रहेगा। समझते हो कि नहीं समझते? आजकल मॉडर्न साइंस का जमाना है, कोई भगवान या फिर जो भी हो, मतलब सुप्रीम पावर पे भरोसा आई होप सभी कोई करते हैं। पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, जो होना है उसको कोई नहीं रोक सकता, अब जो भी हो। On his death or dissolution of the LLP, very simple point, a person shall cease to be a partner of LLP on his death, dissolution of the LLP। या तो वो मर जाए या तो LLP ही खत्म हो जाए, LLP ही डिसोल्यूशन हो गया। If he is declared to be found unsound mind, अगर वो अनसाउंड माइंड या भाई ये कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब कोर्ट ने बता दिया कि भाई ये तो पागल है, ठीक है, अब दिल तो पागल है नहीं सर, ये तो पागल है, मतलब आप लोग अभी दिल तो पागल है बोल के पार्टनर को अलग कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो गाना सुने हो कि नहीं, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। हाँ, अब ऐसा पागलपंती नहीं चलेगा, ठीक है, ये सच का अनसाउंड माइंड का बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। आई होप सर यू अंडरस्टैंड, ये गाने का लाइन बस याद रखने के लिए, नॉट एनी अदर थिंग। अब आप लोग भी मन ही मन में गाना गाना चालू मत कर देना। इफ ही हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट और डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, अगर जो पार्टनर है वो अगर इंसॉल्वेंट बन जा रहा है या फिर उनको किसी ने बैंकरप्सी कोड में डाल दिया वो पर्टिकुलर पार्टनर को, तो फिर वो किसी का पार्टनर नहीं रह सकता। मतलब अगर आप एक इंसॉल्वेंट इंसान हो तो फिर आप कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन पाओगे सर, बिकॉज इंसॉल्वेंट के साथ एग्रीमेंट करना ही गुनाह है सर। इंसॉल्वेंट या एक बैंकरप्टेड लोगों के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना ही इलीगल है,
ठीक है, वो शुरू से ही void हो जाएगा। क्यों सर? सिंपल बात है सर, जो मार्केट में ऑलरेडी दिवालिया होके रखा है, मतलब जो मार्केट में ऑलरेडी पैसा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, मार के नहीं रखा है बोलूंगा नहीं, मतलब मार के नहीं रखा है, मतलब सपोज वो फेलियर है, ठीक है, फेलियर टू पे हिज ऑब्लिगेशंस, तो उनके साथ कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा, न्यू पेमेंट का बात होगा, बात बिजनेस का है, तो वो कैसे वो मतलब न्यू ऑब्लिगेशंस कैसे पे करेगा? जो पुराना ऑब्लिगेशन ही पे करने में बेसिकली फेलियर है, वो न्यू ऑब्लिगेशन कैसे पे करेगा? ठीक है, दैट इज द रीजन सर। जो ओल्ड ऑब्लिगेशन पे नहीं कर सकता, वो न्यू ऑब्लिगेशन पे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसीलिए ये सिंपल लॉजिक है सर, सिंपल लॉजिक। इसीलिए मतलब ऐसा नहीं कि रटने का जरूरत नहीं है, यू कैन फील दिस कि इंसॉल्वेंट को क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता, या फिर इंसॉल्वेंट को क्यों पार्टनरशिप सीज किया जाता है। अनसाउंड या पागल व्यक्ति जो होते हैं, मतलब जो पागल होते हैं, जिनका दिमाग टाइम पे काम नहीं करता, ठीक है, जो अनसाउंड हो जाते हैं, इनका भी सीज हो जाना चाहिए ना, बिकॉज अनसाउंड लोगों कब क्या करे पता नहीं ना, तो इसलिए कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ ना के चक्कर में मुश्किल हो जाएगा। Where a person has ceased to be a partner of LLP, hereinafter referred to as former partner, मतलब जिसका पार्टनरशिप सीज कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे उसको? फॉर्मर पार्टनर, मतलब पहले पार्टनर थे, अभी नहीं है, ठीक है। द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड इन रिलेशन टू एनी पर्सन डीलिंग विद द एलएलपी एज स्टिल बीइंग ए पार्टनर ऑफ द एलएलपी अनलेस, मतलब फॉर्मर पार्टनर भी पार्टनर कह सकते हैं, लेकिन unless the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner of the LLP, नोटिस दे चुका है कि भाई हम अभी और पार्टनर है नहीं, नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्टर, मतलब वो उनका जो मतलब रिटायरमेंट नहीं बोलेंगे, उनका जो पार्टनरशिप सीज हो चुका है, ये खबर कहां पर पहुंच गया सर? रजिस्टर के पास भी पहुंच गया, मतलब ऑफिशियली क्लोज हो गया। सिंपल बात है। जैसे आप लोगों ने कोविड का डोज लिया सर, आप लोगों ने कोविड का डोज लिया, फर्स्ट डोज सेकंड डोज कुछ भी? यस सर। जब आप फर्स्ट Yes, डोज sir. लेने गए तो आपने रजिस्टर किया ना, डोज लेने के टाइम पे कोविन पे जाके रजिस्टर किया, फिर डोज लेने के बाद भी रजिस्टर के कंप्यूटर रूम पे जाके आपने फिर अपना उसको सीज किया कि नहीं किया, मतलब क्लोज किया ना कि भाई मेरा फर्स्ट डोज कंप्लीटेड है। नहीं तो क्या माना जाएगा? जब तक आप रजिस्टर पे पास जाके क्लोज नहीं करोगे तब तक माना जाएगा कि भाई आपका वैक्सीन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए सिंपल कहते हैं, नोटिस दैट फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्टर। सिंपल प्रोसेस है, मतलब चाहे वैक्सीन हो या पार्टनर का सीजेशन, मैटर सेम ही हुआ कि नहीं? हेलो बोलो सर, बोलो, समझ आ रहा है ये ना? हाँ, ओके। द सीजेशन ऑफ ए पार्टनर्स फ्रॉम द एलएलपी does not itself discharged by the partner from any obligation to the LLP. Point to be noted sir, ध्यान से सुनिएगा। The cessation of a partner from the LLP does not by itself discharge the partner from any obligation to the LLP or the other partner or to any other person which he incurred while being a partner. मतलब आप किसी LLP से अभी पार्टनर नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो भी ऑब्लिगेशन था वो सब खत्म हो गया, ठीक है। हो सकता है कि आप अभी पार्टनर नहीं हो, लेकिन कुछ पुराना ऑब्लिगेशंस है, आपने पहले लिया था, वो ऑब्लिगेशंस अभी भी रहेगा, ठीक है। अगर ऑब्लिगेशंस आपके टाइम पे था और वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इतना इजीली, पहला तो सीज ही नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बट फिर भी अगर किसी बाई चांस किसी रीजन से आपका कुछ ऑब्लिगेशंस पुराना रह गया है, तो वो अभी भी काम कर सकता है, ठीक है, मतलब वो अभी भी एक्टिव हो सकता है। Where a partner of a LLP ceases to be a partner unless otherwise provided in the LLP agreement. The former partner or a person entitled to his shares in consequence of death or insolvency of former partner shall be entitled to receive from the LLP an amount equal to the capital contribution of the former partner actually made to the LLP and his right to share in the accumulated profit of the LLP. His right to share in the accumulated profit of the LLP after the deduction of the accumulated losses of the LLP determined as the date of transformer partner ceases to be a partner. सर ये तो कैलकुलेशन चल रहा है अकाउंटेंसी जैसा। ये सर ध्यान से सुनो क्या बात कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट, where a partner of a limited liability partnership ceases to be a partner unless otherwise provided in the LLP agreement. The former partner मतलब जो पहले पार्टनर था of a person entitled to his shares, मतलब जो उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस में उनका शेयर के बारे में बात कर रहा है, entitled to his shares in consequence of the death, अगर उनका डेथ के बाद उनका सीजेशन हो रहा है, अगर वो इंसॉल्वेंट बन जा रहा है इसके बाद उनको सीज किया जा रहा है, मतलब हो सकता है ना कि जैसे विश्वजीत, स्नेहाशीष, अयन या फिर अपना सोविक, ये लोग पार्टनरशिप एलएलपी चला रहा था, ठीक है। अब विश्वजीत ने सोचा कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हो गया,
तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसका सीज कर लिया जाएगा। बात समझ रहे हो ना सर? तो a person entitled to his shares in consequent of death or insolvency of former partner shall be entitled to receive from the LLP। लेकिन उसके बाद उनको LLP से कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर एक्चुअली मेड टू द LLP। उन्होंने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था वो आपको LLP के थ्रू से मिलेगा। हिज राइट टू शेयर, मतलब जो प्रॉफिट उन्होंने अभी तक एक्यूमुलेटेड किया है, जितना उनका होता है, his right to share in accumulated profit of the LLP after deduction of accumulated losses। obviously अगर किसी ने प्रॉफिट किया बिजनेस पे, जैसे विश्वजीत ने अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट किया तो विश्वजीत ने लॉस भी किया होगा सर। अगर विश्वजीत ने 1 करोड़ कमाया है तो हो सकता है कि विश्वजीत ने बिजनेस पे 50 लाख का लॉस भी किया है। हाँ विश्वजीत बोल, क्या बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट ही देता है? क्या बिजनेस लॉस नहीं देता? हाँ सर, एकता सर लॉस प्रॉफिट दोनों देता है ना? अरे सर जिंदगी में मजा तभी होता है जानते हो, अगर जिंदगी में सिर्फ प्रॉफिट 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 होता तो जिंदगी का मजा ही नहीं आता। लॉस के बाद प्रॉफिट मिलता है तो मजा आता है ना? हार जीत दोनों है तभी मजा है ना? सिर्फ जीत 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 होता तो भी मजा नहीं, सिर्फ हार 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 होता तो फिर सर मजा पूरा किरकिरा हो जाता। इसलिए दोनों जरूरी है और दोनों का ही ओनर आप ही बनोगे। प्रॉफिट का भी ओनर आप बनोगे तो लॉस का भी ओनर आप बनोगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ प्रॉफिट का ही ओनर बनेंगे और लॉस का ओनर नहीं बनेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। एक छोटा सा कहानी सुनोगे? हाँ एक छोटा सा कहानी सुनो, ये प्रॉफिट लॉस में याद आ गया, सुन ही लो सर, इतना भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, बिना कहानी बोले आप कभी पढ़ा सकते हो सर। ये कहीं कभी बार मुझे कहानी बोलने का बड़ा इच्छा हो जाता है और इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको कनेक्ट करे। ये सर जो गार्डनिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं सर? गार्डनर बोलेंगे? ओके चलो सर, ये गार्डनर को ले लेते हैं, ठीक है? ये जो गार्डनिंग कर रहा है इनको ले लेते हैं। हाँ इंडियन गार्डनर होने से ज्यादा मजा आता है क्योंकि मेरा कहानी इंडियन गार्डनर से जुड़ा हुआ है। किसको लिया जाए, किसको लिया जाए? चलो सर किसी को भी ले लेते हैं। हाँ ये बूढ़ा दादू को ले लेते हैं। अरे वाह, नहीं ये तो आंटी है। एक सेकेंड, ये नहीं, चलो दिस वन, ओके ठीक है, चलो अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ऐसा एक कहानी है कि ये गार्डनर इतना सुंदर सुंदर फूल बनाया है तो आसपास के जो भी लोग हैं इनका गार्डन देखने जरूर आते हैं, समझ रहे हो सर? इनका गार्डन देखने जरूर आ जाते हैं, आसपास के जो भी लोग हैं इनका गार्डन देखने जरूर आते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि जब आसपास के लोग इनका गार्डन देखने के लिए विजिट करते हैं तो ये बड़ा ही तारीफ उठाते हैं कि भाई क्या मजा आ गया। हाँ और सभी कोई बोलते हैं भाई क्या गार्डन बनाया आपने, सभी कोई तारीफ करते हैं बड़ा इनका, इतना तारीफ करते हैं कि मतलब तो बोलते हैं ना सर तारीफ ये भी तो कुछ भी नहीं, तो एग्जैक्टली मतलब इतना सुंदर गार्डन बनाए तो फिर तारीफ जो भी तारीफ हो जाए कम ही है। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनके गार्डन में एक काऊ, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना सर गाय, एक काऊ घुस गया, एक गाय घुस गया। तो सर नॉर्मल सी बात है कि अगर गाय गार्डन में घुसेगा तो क्या करेगा सर? बोलो ना, अगर एक काऊ किसी कारण से, हाँ सब खा लेगा ना, मतलब फूल पत्ता सभी खा लेगा। तो फिर अगर फूल पत्ता खा लेगा तो फिर ऑब्वियसली गार्डन का जो मेहनत था, वो गार्डनर का मेहनत तो बेकार हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, यस सर। एकदम। अब क्या हुआ तो गार्डनर का जो मेहनत था, सच में ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और गाय घुस के, काऊ घुस के सारा का सारा गार्डन का फूल पत्ता जो भी उन्होंने इतना सुंदर सजाया था, विजिटर्स देखने के लिए आता था, टिकट काट के भी देखता था, वो उनका बहुत सारा अच्छा अच्छा फूल खा लिया और उनको बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि गुस्से में इतना गुस्सा आया, एंगर के कारण इन्होंने गाय को मारते मारते सर मार ही दिया, सीरियसली। तो सर ये एक्चुअली थोड़ा माइथोलॉजिकल कहानी है, तो आप लोग शायद जानते होंगे कि हमारे जो इंडियन माइथोलॉजी है, ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी स्पेशली, तो उसमें जो हाथ का भगवान होते हैं, तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि जो नारायण होते हैं ना सर, उनको हाथ का देवता बोला जाता है, ठीक है, द गॉड ऑफ हैंड, ठीक है। ऐसे वही पालन करता है, ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का जो रूप है, जो भी हो, मैं उतना स्पिरिचुअल या फिर भगवान की कहानी पे नहीं जाता। तो ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान जी जो है अपना नारायण घूमते घूमते गार्डन में आया, गार्डन में आके इनको पूछ रहे कि भाई इतना सुंदर गार्डन किसने बनाया? तो सर क्या लगता है तारीफ कौन ले रहा है?
जब नारायण भगवान तारीफ दे कर रहा है तो तारीफ कौन ले रहा है, क्या लगता है? गार्डनर। गार्डनर। तो घूमते घूमते भगवान है, उनको सब पता है, तो घूमते घूमते जहां पर गाय को काट के मतलब बेसिकली वो मारा है, ठीक है, मार के क्या किया, वो उसको पता है कि भाई गलती कर लिया, मैंने गाय को नहीं मारना चाहिए था, तो उसने क्या किया, उसको कहीं पर गार्डन के अंदर ही एकदम क्या क्या बोलते हैं उसको, कब्र जैसा दे दिया, ठीक है। तो घूमते घूमते नारायण वहां पर पहुंचा और फिर बोल रहे कि भाई यहाँ क्या है, तो वो गार्डनर बार बार उसको रोक रहा है कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। तो फिर बोलता है कि फिर गार्डनर नारायण भगवान को पता चल गया, तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ क्या है, तो फिर वो देखा कि बोला ऐसे गाय को मार के तुम क्यों रख दिए, तो फिर बोला कि ये कौन किया, तो बोलता है कि ये तो भगवान ने किया, मुझे क्या पता किसने मार के यहाँ पर रख दिया, ये भगवान का काम है। तो बोलता है अच्छा बच्चा, मतलब जब गार्डन किसने बनाया तब तुमने किया, और जब गाय को किसने मारा तब भगवान ने किया। ऐसा होता है ना सर हम लोग के लाइफ में, जब भी कुछ बुरा काम होता है हम लोग बोलते हैं कि ये काम मैंने नहीं किया, बट जब भी अच्छा होता है वो हम किया। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? कितना लोग होते हैं सर जो अपना, यस। हाँ सर, मतलब यस हम सर। लोग हम लोग कभी हमेशा तारीफ सुनना पसंद करते हैं, बट अगर कोई गलती होता है तो गलती कौन बेसिकली मानता, कोई नहीं है। तो सिंपल सा कहानी का कॉन्सेप्ट है कि अगर अच्छा भी आपसे नहीं, मतलब इस कहानी का एक्चुअल मोरल क्या है जानते हो? मतलब अगर बुराई तुमने नहीं किया तो फिर अच्छाई भी तुमने नहीं किया, सभी कुछ भगवान ने किया, ठीक है, सिंपल बात है। और अगर अच्छाई भी तुमने किया तो फिर बुराई भी तुमने ही किया, तो फिर उसका ऑब्लिगेशंस भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा मोरल है सर बात का। आई डोंट नो आप लोग मोरल समझे कि नहीं समझे, बट एग्जैक्टली यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने में बड़ा यूज सुविधा होगा आपको। His right to share in accumulated profit of the LLP after the deduction of accumulated losses of the LLP determined as the date of former partner ceases to be a partner। जिस पर्टिकुलर डेट में उसका बेसिकली पार्टनरशिप सीज हो रहा है उस डेट से पूरा का पूरा कैलकुलेशंस काउंट होगा, और जितना भी उसका लॉस प्रॉफिट है वो उनको दिया जाएगा, लॉस को माइनस करके प्रॉफिट जो भी बचेगा उनको मिलेगा, चाहे उनके डेथ के बाद हो, इंसॉल्वेंसी के बाद हो, वो उनको मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा बात, सिंपल सी बात है। बोलो सर, समझ आ रहा है कि नहीं? Yes sir। Former partner or a person entitled to his shares in consequence of the death or insolvency of former partner shall not have any right to interfere in the management of the LLP। ये बात तो है सर, फॉर्मर पार्टनर और ए पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर्स इन कंसीक्वेंस ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर शैल नॉट हैव एनी राइट। अगर आप डेथ के बाद, तो सर डेथ के बाद तो मौका मिलेगा ही नहीं, इंसॉल्वेंसी के बाद भी फॉर्मर पार्टनर शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द LLP। ना तो उसको मिलेगा इंसॉल्वेंसी के बाद, और ना ही उनका कोई भी एजेंट है या फिर उनका कोई भी ऑथराइज पर्सन है, उन्हें भी किसी भी तरह का बिजनेस के बारे में बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। एक बार सीज हो गया तो सीज हो गया ना सर, फिर से अगर रीपार्टनर बनोगे तो देखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स, सेक्शन 25 में इसके बारे में कहा गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द LLP ऑफ एनी चेंज। हर एक पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब बेसिकली फार्म को बताएगा एनी चेंज इन हिज नेम एड्रेस विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज। चेंज के 15 दिन के अंदर बता दो सर कि भाई चेंजेस हुआ है। LLP जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो भी अब इसको इन्फॉर्म करेगा, जो भी LLP है वो भी इन्फॉर्म करेगा अभी, मतलब बेसिकली फार्म वेयर ए पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी ए पार्टनर, जहां पर कोई भी पर्सन का पार्टनरशिप ही चला गया, सीज हो गया है, फाइल ए नोटिस विद रजिस्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स और सीजेस टू बी ए पार्टनर। आप पार्टनर नहीं हो तो बता दो। वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, वो भी रजिस्टर को बता दो कि भाई मेरा नाम और एड्रेस भी चेंज हुआ है, पार्टनर भी चेंज हुआ है और पार्टनर का एड्रेस भी चेंज हुआ है, जो भी चेंज हुआ है ये रजिस्टर को पता होना चाहिए। अरे भाई चेंज होगा तो बताना चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, इसमें क्या याद रखने वाला चीज है, कॉमन सेंस है ना। नोटिस फाइल्ड विद रजिस्टर, लॉ कुछ नहीं है, नियम है, और नियम तो सिंपल है सभी के लिए। A notice filed with the register under subsection 2 shall be in such form and accompanied by such fees as may be prescribed, shall be signed by designated partner of the LLP and authenticated in a manner as may be prescribed. If it relates to an incoming partner, अगर कोई पार्टनर आ रहा है उनके बारे में है, shall contain statement by such partner that he consent to become a partner। मतलब अगर कोई इनकमिंग पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, से फॉर एग्जांपल स्नेहाशीष, आयन, विश्वजीत एंड स्नेहाशीष के बीच में जो पार्टनरशिप चल रहा था, अब मानो कि इनमें से विश्वजीत सीज हो गया, विश्वजीत का पार्टनरशिप नहीं है, अब विश्वजीत की जगह कौन पार्टनर पे जा रहा है? जयदीप। जयदीप पार्टनर बन जाए। हाँ जयदीप,
ओके हाँ सर, सर। चलो सर बना देते हैं। जयदीप पार्टनरशिप बनेगा। ऐसे इन लोगों का क्या बिजनेस है पता है आप लोगों को? किस चीज का पार्टनर बन रहा है? हाँ, ये लोग बिजनेस करता है। विश्वजीत के साथ सोविक का पार्टनरशिप चालू हुआ था। विश्वजीत इज फ्रॉम मुजफ्फरपुर, वहां पर लीची मिलता है, लीचू जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड सोविक इज फ्रॉम बारुईपुर, जहाँ का प्यारा या अमरूद बहुत फेमस है। तो जयदीप, तेरे वहां का रायगंज का क्या फेमस है? रायगंज ही है ना जयदीप? हाँ सर। हाँ, रायगंज की फेमस बोल, तातड़ी बोल। अरे किचू खबर फेमस नहीं? सर चाल। चाल, यस सर, मैंने सुना है वहाँ का राइस फेमस है। यस, मैंने भी सुना है सर वहाँ का राइस फेमस। चलो कोई बात नहीं, विश्वजीत करेगा। अरे विश्वजीत तो सीज हो गया, तेरे को नहीं मिलेगा। सोविक कंटिन्यू करेगा चावल बिजनेस जयदीप के साथ? यस सर। अरे भैया विश्वजीत है, सोविक एकदम रेडी है। तो फिर सोविक क्या करेगा? प्यारा के साथ चावल मिला के खाएगा क्या? लोगों को खिलाएगा। सेल करते हैं ना, एक्सपोर्ट करोगे। अरे भाई तुम लोग छोटा मोटा बिजनेस क्यों सोचते हो? एक्सपोर्टिंग का डिमांड जानते हो राइस का? साउथ अफ्रीका बैठा हुआ है, जापान बैठा हुआ है, राइस एक्सपोर्ट करोगे? आई एम नॉट जोकिंग। इंटरनेशनल डेटा शो करो, राइस मार्केट ढूंढो और देखो क्या मार्केट है राइस का। इंडियन राइस का डिमांड बहुत है वर्ल्ड वाइड। मजाक नहीं कर रहा है, सीरियसली। मैं पढ़ाते पढ़ाते मजाक नहीं करता, जो सही है वही बताऊंगा आप लोगों को, मजाक करके क्या फायदा। ओके, तो समझ गए साहब? तो एक सिंपल बात है, अगर जॉयदीप बिजनेस में एंट्री ले रहा है, इफ इट रिलेट्स टू एन इनकमिंग पार्टनर shall contain a statement by such partner that he consents to becoming a partner signed by him and authenticated in the manner as may be prescribed. Simple है। If the LLP contravenes the provisions of the subsection 2, that LLP and every designated partner of the LLP shall be punishable. अरे सर, अगर आप कुछ भी पॉइंट कंट्रावेन करते हो, मतलब अगर कोई भी चीजें आप एज पर दी LLP एक्ट नहीं करते हो, ठीक है, मतलब आप मतलब यहाँ पर LLP, तो LLP को फाइन किया जाएगा। जो फाइन सर याद रखिएगा, which shall not be less than 2000 but which may extend to 25,000। अगर कोई भी पॉइंट में LLP चूकता है, अगर LLP किसी भी पॉइंट को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करता, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बना हुआ है, तो 2000 तक, कम से कम मिनिमम 2000 एंड मैक्सिमम 25,000 तक फाइन का प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बना के रखा है। सर छोटा रकम है, हाँ सर ठीक है, ज्यादा कंपनी में ज्यादा चोट लगाया है, LLP में थोड़ा सा कम रखा है। फिर भी सर मेहनत का 2000 भी कड़वा लगता है। आपका मेहनत का 100 रुपया अगर आपसे ले लिया जाए ना, तो आपको बहुत खराब लगेगा, मतलब बिना कारण का, है ना? बिना कारण का किसी को 1 टका देने में भी बेकारी लगता है। जो भी हो, बिना कारण का क्यों दे? ठीक है, दान दक्षिणा भी अलग, वो भी कारण में ही करते हैं, पुण्य पाने के लिए, जो भी हो, है ना? कि थोड़ा सा पाप बहुत हुआ है, थोड़ा पुण्य मिले, तो इसलिए दान कर देते हैं। हर चीज कारण में बधा हुआ है सर। इसको हम लोग फिलोसॉफी में क्या बोलते हैं जानते हो? सर आप फिलोसॉफी भी पढ़ाते हो? अरे नहीं सर, इसको बोलते हैं कार्य एंड कारण रिलेशंस, मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। If any partner contravenes the provision of subsection 1, such partner shall be punishable with fine। अरे बाप रे, पार्टनर को भी 2000, बट वो भी 25,000 तक एक्सटेंड हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। सबसेक्शन 2 में LLP के कंट्रावेन के बारे में बोला, और सबसेक्शन 1 में किसका? पार्टनर का। सबसेक्शन 2 में LLP का और सबसेक्शन 2 में 1 में पार्टनर का। एनी पर्सन who ceases to be a partner of an LLP may himself file with registrar the notice referred in subsection 3 if he has reasonable cause to believe that LLP may not file the notice within a registrar, and in case of such notice filed by a partner, the registrar shall obtain a confirmation to the effect from LLP unless the LLP has also filed such notice. However, where no confirmation is given by the LLP within 15 days, the registrar shall register the notice made by a person ceasing to be a partner under this section। तो सिंपल बात है सर, एनी पर्सन हु ceases to be a partner of an LLP himself file the register, मतलब वो खुद भी फाइल कर सकते हैं रजिस्टर के पास जाके, भाई मैं भी और पार्टनर नहीं हूँ, ये डिटेल्स रख लो। नोटिस रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट LLP may not file the notice। अगर LLP ने फाइल नहीं किया तभी जाके वो खुद करेगा, अगर LLP फाइल कर दिया तो जरूरी नहीं है। And in case of any such notice filed by a partner, the registrar shall obtain a confirmation to this effect from LLP। तो वो LLP सिंपल बात है, तब रजिस्टर क्या करेगा? वो कंफर्म करेगा LLP से कि भाई आपके पार्टनर यहाँ पर सीजेस के लिए डॉक्यूमेंट जमा कराने आया है। सिंपल बात है, तो रीवेरीफाई कर लेगा, क्रॉस चेकिंग, सिंपल बात है। However, where no confirmation is given by the LLP, अगर LLP के तरफ से रजिस्ट्रार को किसी भी तरह का कंफर्मेशन नहीं मिला, तो within 15 days the registrar shall register the notice
मेड बाय ए पर्सन सीजिंग टू बी ए पार्टनर। अगर एलएलपी ने 15 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं दिया तो रजिस्टर खुद ही उसको मतलब बेसिकली नोटिफाई कर लेगा, नोटिस को सबमिट कर लेगा। तो सिंपल रूल बना हुआ है, ठीक है। और ये सारे के सारे रूल कहाँ से होता है सर, मैं आपको बहुत बार शो किया, फिर से शो कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में जाके ही सब कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर आप रजिस्टर के भी डिटेल्स देख सकते हो, आरओसी डिटेल्स भी आपको यहीं पर मिलेगा। एलएलपी डिटेल्स, ऐसे एलएलपी डिटेल्स तो आप लोग देख ही रहे हो, कहाँ गया एलएलपी सर्विस, यस सर दिख रहा है ना। चेक एलएलपी नेम, फाइंड एलएलपी, रन एलएलपी, रिजर्व यूनिक नेम, रिजर्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे डोमेन बुक करने के टाइप का। एनुअल ई फाइलिंग, चेंज एलएलपी इंफॉर्मेशन, जो भी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ हर एक चीज आपको वहीं पर पता चलेगा। और उसी का भी डिटेल्स यहीं पर पता चलता है। अभी मुझे किसी कारण से मिल नहीं रहा है, ठीक है, बाद में बताऊंगा। ओके, या फिर आप गूगल में जाके भी आरओसी टाइप करो, दिखाई दे देगा। आरओसी स्टेट वाइज भी है, ठीक है, आरओसी स्टेट वाइज भी है, जैसे कोलकाता में निजाम पैलेस में है आरओसी। ये देखो सर रजिस्टर, ये देखो मिल गया सर, मैं एमसीए के साइड में नहीं मिल रहा था मुझे, कहाँ मिला सर, कॉन्टैक्ट अस में जाके, ये देखो रजिस्टर ऑफ कंपनीज, सॉरी उसी साइड में मिला, मुझे डायरेक्ट नहीं मिल रहा, तो गूगल में टाइप करके आप लोगों को दिखाया रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इस देखो सर रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंदर ये देखो, कोलकाता में, कटक में, हर एक स्टेट में एक एक करके हैं, बट आपको महाराष्ट्र में और चेन्नई में 2 दिख रहा होगा, तमिलनाडु में ये देखो दिखाई दे रहा है सर। भारत में कहाँ कहाँ कितना आरओसी है रजिस्टर, वेस्ट बंगाल में एक ही है, बट लुक हियर पुणे एंड मुंबई में, महाराष्ट्र में 2 है, और इधर कोयम्बटूर एंड चेन्नई, पुडुचेरी अलग है, कोयम्बटूर एंड चेन्नई 2 है, चेन्नई तमिलनाडु में, कोयम्बटूर इज ऑल्सो इन तमिलनाडु एंड चेन्नई इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। ओके सर, क्यों, बिकॉज सर कंपनी ज्यादा है इसलिए 2 आरओसी बनाया गया है, ठीक है सर। आप ज्यादा डिटेल्स देखना चाहते हो तो आप जाके चेक कर सकते हो इस तरह से। सर आप अगर चाहो ना हर एक नॉलेज डिटेल से पढ़ाई कर सकते हो, बट पॉइंट वही है कि आप इंटरेस्ट लेके जानोगे। सर मैं तो बोल देता हूँ, आई होप सर जो स्मार्ट है वो अपने आप से काम निकाल लेगा। ओके, एक्सटेंड एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर, एक्सटेंड एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। सर ध्यान से जल्दी देख लो कि क्या लाइबिलिटी का जो एक्सटेंड है, लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी क्या बता के रखा है। पार्टनर एज एन एजेंट, पार्टनर एज एजेंट, सेक्शन 26 ऑफ द एलएलपी एक्ट, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी, मतलब जैसे सोविक, स्नेहाशीष, विश्वजीत अभी नहीं है, विश्वजीत को मैंने हटा दिया, विश्वजीत का लीची खत्म हो गया ना विश्वजीत, मुजफ्फरपुर में अभी लीची बन रहा है कि खत्म हो गया? अभी भी बन रहा है, खत्म, तो फिर तेरा पार्टनरशिप भी खत्म। स्नेहाशीष, शोभिक, आयन और न्यू पार्टनर कौन बना है, ये जॉयदीप बना है, ठीक है, जॉयदीप। तो एवरी पार्टनर ऑफ एन एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर। इसका मतलब यही है सब, देखो जॉयदीप भी तो आउट हो गया, मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो एस एंड एसोसिएट्स है, मतलब सोविक एंड एसोसिएट्स में नाम दे रहा हूँ, सोविक पुराना पार्टनर है इनमें से, सोविक एंड एसोसिएट्स, ठीक है, एलएलपी है। सोविक एंड एसोसिएट्स का जो एलएलपी है इसका पार्टनर्स है सोविक, स्नेहाशीष, आयन, जॉयदीप, ठीक है। एवरी पार्टनर ऑफ एन एलएलपी is for the purpose of the business of the LLP, the agent of the LLP, मतलब they all are Sovic and associates, जो LLP है इसका बिजनेस का प्रोफेशन का नाम है, they all are agent of this Sovic and associates, मतलब सोविक किसका एजेंट है, सोविक एंड एसोसिएट्स का एजेंट है। स्नेहाशीष कहाँ का एजेंट है, स्नेहाशीष सोविक एंड एसोसिएट्स एलएलपी का एजेंट है। आयन भी एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन का एजेंट है। जॉयदीप वाज आल्सो एजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एलएलपी, ठीक है। तो ये सेक्शन 26 ऑफ द एलएलपी एक्ट उनको ये एजेंसी के बारे में बताते हैं, मतलब अगर आप बिजनेस के बिहाफ में कुछ भी करोगे एलएलपी के बिहाफ में, तो आप कंपनी के एजेंट के तौर पे या पार्टनरशिप या एलएलपी के एजेंट के तौर पे कर रहे हो, सिंपल बात है। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी के बारे में सेक्शन 27 कहता है, ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से सुनिए। LLP is not bound by anything done by partner in dealing with a person.
LLP is not bound by anything done by a partner and dealing with a person if the partner in fact has no authority to act for the LLP is in doing a particular act, and the person knows that he has no authority or does not know or believe him to be a partner of the LLP. सर मतलब समझ में नहीं आया, रुक जाओ, ध्यान से सुनो, इसीलिए तो बार बार बोल रहा हूं। किसी को समझ में आया सर? सर मुझे नहीं लगता। LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person. The partner in fact has no authority to act for the LLP. पार्टनर का कोई ऑथोरिटी नहीं होता LLP के बिहाफ में वो कुछ एक्ट करे इन डूइंग ए पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, मतलब कहना ये चाहता है सर, द पर्सन नोज दैट ही हैज नो ऑथोरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी ए पार्टनर ऑफ द LLP। मतलब बहुत केस में ऐसा होता है सर कि कोई ना अपने आप को किसी बिजनेस का पार्टनर शो कर देता है, ठीक है, बट वो एक्चुअल में कंपनी का पार्टनर है नहीं, या फिर अगला मतलब सामने कोई और है जिसको लगता है कि ये बिजनेस का पार्टनर है बट वो चुप रहते हैं। तो इन दैट केस कहते हैं सर LLP इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय ए पार्टनर इन डीलिंग विद ए पर्सन इफ द पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू द एक्ट। अगर उसका कोई अथॉरिटी नहीं है तो फिर LLP क्यों बाउंड होगा? The person knows, if the person knows that he has no authority, person को पता है कि वो इसका कोई अथॉरिटी नहीं है। जैसे विश्वजीत अभी कंपनी का कोई नहीं लगता, फिर लोगों को पुराना लोगों को लगता है कि भाई वो अभी भी है। अब ये विश्वजीत अगर करेगा तो फिर इसमें LLP क्यों बाउंड होगा? विश्वजीत ने किया, द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, विश्वजीत क्योंकि अभी नहीं है बिजनेस का पार्टनर और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी ए पार्टनर ऑफ द LLP, तो फिर इसमें LLP अगर पुराना पार्टनर अभी पार्टनर नहीं है या फिर कोई और रॉन्गली अपने आप को बिजनेस का पार्टनर शो करता है और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसमें LLP का क्या प्रॉब्लम है? इसमें LLP का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी वेट कर जाओ, मैं कुछ और पॉइंट बता के फिर मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में आपको समझ में आएगा। The LLP is liable if a partner of LLP is liable to any person. The LLP is liable if a partner of LLP is liable to any person as a result of a wrongful act or omission on his part in the course of the business of the LLP or with his authority. सिंपल बात है कि विश्वजीत सोविक एंड एसोसिएट्स करेंटली जो बिजनेस का न्यू नाम है सोविक एंड एसोसिएट्स, ये जो LLP है पर्टिकुलर सोविक एंड एसोसिएट्स जो LLP है इसका लायबिलिटी क्या है? द LLP इज लायबल इफ ए पार्टनर ऑफ LLP, जैसे कि कौन कौन है? सोविक, स्नेहाशीष, अयन एंड जॉयदीप। ओके, LLP is liable if a partner of an LLP is liable to any person as a result of wrongful act. मतलब मानो कि जॉयदीप न्यूली पार्टनर बना, उसको कुछ रूल्स रेगुलेशन या बिजनेस के बारे में पता नहीं था, तो बिजनेस का कुछ रॉन्गफुल एक्ट कर दिया जो जॉयदीप को करना नहीं चाहिए था, या फिर कुछ बातें ओमिट हो गया ऑफ हिज पार्ट इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द LLP और विथ हिज ऑथोरिटी, उसके ऑथोरिटी के अंदर ही कुछ गलती हो गया, तो ऑब्वियसली अगर जॉयदीप से ये गलती हुआ है तो इसका लायबिलिटी LLP को भी झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर? अगर जॉयदीप से कुछ गलती होगा तो क्या LLP को ये प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा? ये सुन लो, मतलब क्या LLP भी लायबल होगा या नहीं? यस सर। होगा ना, सिंपल है। यस सर। वही बात है, एक्सटेंड होता है, एक का गलती पूरा LLP का गलती माना जाएगा। एन ऑब्लिगेशन ऑफ द LLP वेदर अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑब्लिगेशन जो है LLP का चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करके आए और अदरवाइज शैल बी सोलली द ऑब्लिगेशन ऑफ द LLP, मतलब जो भी है वो सारा का सारा ऑब्लिगेशन जो भी है LLP का ही ऑब्लिगेशन है। जो भी मार्केट में बिजनेस होगा, जो भी मार्केट में ड्यू होगा, जो भी मार्केट में रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के साथ टैक्स का ऑब्लिगेशन हो, क्रेडिटर के साथ पेमेंट का ऑब्लिगेशन हो, बहुत सारा बिजनेस मीन्स ऑब्लिगेशन। बिजनेस का मतलब ही होता है ऑब्लिगेशन, आपको ऑब्लिगेशन तो मेंटेन करना ही होगा। अगर आप वो बोलते हैं ना सर बिजनेस करने के लिए ना एक चीज जो बहुत जरूरी है, मतलब जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। अगर आप वादा करते हो तो निभाओ, दैट इज योर ऑब्लिगेशंस। अगर आप बिजनेस का ऑब्लिगेशंस नहीं दे पाओगे, कर पाओगे, तो फिर आप बिजनेस को कैसे चलाओगे? इसलिए सिंपल बात है सर, एन ऑब्लिगेशन ऑफ LLP whether arising in contract or otherwise shall be solely the obligation of the LLP. The liabilities of the LLP shall be made out of the property of the LLP. तो जो भी लाइबिलिटी होगा मार्केट में वो LLP के प्रॉपर्टी से ही रिपे किया जाएगा। किसी पार्टनर के प्रॉपर्टी पे हाथ पड़ेगा क्या? पार्टनर्स के प्रॉपर्टी में हाथ पड़ेगा? नो सर, नो। LLP का लाइबिलिटी LLP का लाइबिलिटी है।
हेलो। हेलो, यस सर। क्या मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों तक? यस सर, अभी आ रहा है। सर मेरे यहाँ पर मैं बोला ना आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा बारिश और लाइटनिंग वगैरह हुआ था, तो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, चलो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा मोबाइल नेटवर्क डाउन है, बट आई थिंक आवाज़ आ रहा है सबको। ब्रॉडबैंड नेटवर्क अभी नहीं है, बट मोबाइल यस सर। नेटवर्क से आप लोगों को आवाज़ आ रहा है क्या? यस सर दादा। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर फिर से एक बार मे भी हो सकता है कि मैं नेटवर्क को शिफ्ट कर सकता हूँ अगर इलेक्ट्रिसिटी इशू सॉल्व हुआ तो। अदरवाइज कोई बात नहीं, चलते हैं। ठीक है, तो सभी को आ रहा है ना मेरा आवाज? तो आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है बहुत ज्यादा? यस सर। यस सर। क्या ये सर? आवाज हेलो, ज्यादा कट रहा है। हेलो सर, बोलो। मेरा साउंड किसी को नहीं आ रहा है क्या? सर कट कट के आ रहा है। सर केटे केटे যাচ্ছে। सिर्फ तुम दोनों को? सभी को? रोशनी, नताशा? हाँ सर। बहुत बहुत ज्यादा कट जा रहा है। क्या करें फिर? मतलब सुनने लायक नहीं है फिर? मतलब क्या मैं लेक्चर दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ क्या? नहीं, क्या करे? छुट्टी। छुट्टी? तेरे को तो बस उसी चीज का वेट करता रहता है। विशाल, कितना कितना क्लैरिटी है रे साउंड पे? प्रीति? কেটে কেটেই আসছে। केटे केटे आज से एक सेकंड और वेट कर। एक सेकंड रुको, और एक ट्राई करते हैं। और तब तक अगर इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व हो जाए तो फिर हो सकता है। जस्ट रुक जाओ। और एक ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो छुट्टी होगा।
हेलो हेलो साउंड है क्या मेरा? है दादा। क्लियर हो रहा है? देखो ना। কেটে যাচ্ছে দাদা। हाँ শুনতে পাচ্ছো? ठीक है सर, मैं तुम लोग का आवाज तो मुझे मिल रहा है, बट मेरा साउंड कितना क्लियर है? लेक्चर सुनने लायक है कि नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। এখন ঠিক আছে দাদা। प्रीति, नताशा, सोनाली, जयदीप, विशाल, जो भी हो, सुन पा रहे कि नहीं मुझे? सोविक, हाँ सर। यस सर। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर? सर यस सर। यस सर क्लियर। ओके, तब ठीक है, चलो तब पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या था? पॉइंट कुछ ऐसा था सर कि ऑब्लिगेशंस ऑफ दी, हम लोग बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। स्क्रीन शेयर है सबको? यस सर। হ্যাঁ দাদা। ओके, सेक्शन 27 एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे सर कि एलएलपी इज लायबल इफ ए पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन। अच्छा, ये तो मैंने बोल दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी बोला कि द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। अगर एलएलपी का कुछ भी लायबिलिटी रहेगा तो एलएलपी के प्रॉपर्टी से ही दिया जाएगा, पार्टनर के प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगेगा। दैट इज द रीजन कि ये टॉपिक का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी। ये पार्टनर को ये वाला बेनिफिट मिलता है जो नॉर्मल पार्टनरशिप में नहीं मिलता था। जो रेगुलर पार्टनरशिप बिजनेस होता था, सेक्शन मतलब एज पर 1932 पार्टनरशिप एक्ट, उसमें ये वाला फैसिलिटीज नहीं होता था। उसमें पार्टनरशिप का लायबिलिटी और पार्टनर का लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं होता था, बट इसमें एलएलपी के प्रॉपर्टी से ही एलएलपी का लायबिलिटी रीपे होगा। दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन एलएलपी। एक्सटेंट इन लायबिलिटी ऑफ पार्टनर के बारे में सेक्शन 28 कहता है। इतना दिन में आपको बात कर रहा था एलएलपी का एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, अब मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 28 में एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। ए पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल। ए पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल। क्या आप लोग मेरा आवाज सुन पा रहे हो सर? मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं। हेलो? হ্যাঁ यस দাদা। सर। ओके, ठीक है, ओके ठीक है। A partner is not personally liable directly or indirectly for the obligation referred in section subsection 3 of section 27 solely by reasons of being partner of the LLP. तो दैट इज दी, यही तो खूबी है इस एलएलपी एक्ट का कि जो बिजनेस का पार्टनर है उनको पर्सनल लायबिलिटी उनका कुछ नहीं होगा। जो भी लायबिलिटी बनेगा वो बिजनेस का बनेगा। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना बहुत सिंपल बात है कि लायबिलिटी होगा, एलएलपी के प्रॉपर्टी से टुकड़ा होगा, मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगेगा। सोविक, विश्वजीत, सोविक, आयन, जयदीप एंड स्नेहाशीष के जो पार्टनरशिप बना है, वो पार्टनरशिप जो भी बना है उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में, मतलब अगर बिजनेस का कुछ लायबिलिटी हो तो पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगा। दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ एलएलपी। ठीक है, सोविक, विश्वजीत, ठीक है विश्वजीत को वापस ले लेते हैं, स्नेहाशीष, आयन, जॉय, ये जो पार्टनर बना है इनके पार्टनरशिप बिजनेस में इनका जो भी लायबिलिटी होगा, ठीक है, पार्टनरशिप का जितना लायबिलिटी होगा, एलएलपी का जितना लायबिलिटी होगा, पार्टनर पर्सनल लायबल नहीं होंगे। बट सर ध्यान से सुनो, पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली, फॉर एन ऑब्लिगेटेड रेफर्ड इन सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 solely by reason of being partner of the LLP। मतलब क्योंकि हम एलएलपी का पार्टनर है तो मैं पर्सनली लायबल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो पुराने एक्ट में था उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ करता था, जो अभी भी है, पुराना पार्टनरशिप एक्ट स्टिल देयर, बट न्यू एलएलपी में यही तो बेनिफिट है। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 and subsection 1 of this section shall not if affect the personal liability of a partner for his own wrongful act or omissions, but a partner shall not be personally liable দাদা
सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, यस सर। सुन पा रहे हो क्या? यस सर। बैठा था। ठीक है ठीक है, चलो। आई होप जो इश्यूज था वो भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या या नहीं? है यस सर दादा। दिख रहा है। सर ओके, तो सर पॉइंट एकदम सिंपल है सर। सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 1, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 एंड सबसेक्शन 1 क्या कहता है सर? ये कहता है सर, अगर कोई पार्टनर पर्सनल मतलब ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। मतलब अभी हम लोगों ने क्या बोला कि जो भी लायबिलिटी होगा एलएलपी का होगा, कोई पर्सनली लायबल नहीं होगा। बट सर यहाँ पर बोल रहा है सर, ये जो 27 सबसेक्शन का जो पर्सनल मतलब एलएलपी का लायबिलिटी जो है वो तो रहेगा, बट पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगा। बट सर पॉइंट टू बी नोटेड सर, शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट। अगर आपके कारण बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसका लायबिलिटी आपको रहना पड़ेगा। मतलब आपके कारण मतलब अगर आप कुछ गलत करते हो जो आपको करना नहीं चाहिए था, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, तो आपको आपको उसका लायबिलिटी लेना पड़ेगा। बट से फॉर एग्जांपल स्नेहाशीष, विश्वजीत, आयन, जॉयदीप, सोविक, इनके पार्टनरशिप में अगर सोविक के थ्रू से कुछ भी गलती होता है, उसका लायबिलिटी सोविक को लेना पड़ेगा। ये एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी है। बट सर सोविक के गलती के कारण सोविक का गलती है, सोविक लायबिलिटी लेगा, बट इसका लायबिलिटी इनके पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। मतलब स्नेहाशीष, विश्वजीत, आयन पर्सनली लायबल नहीं होगा सोविक के गलती के कारण। आप लोग मेरा बात समझ रहे हो? हाँ, एलएलपी को लायबिलिटी लेना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये पांचों मिला के जो एलएलपी बना है वो तो है। सोविक के कारण एलएलपी को चोट पहुंचेगा तो एलएलपी को उसका लायबिलिटी भुगतना पड़ेगा, वो तो है। बट पहले क्या होता था, एक की गलती के कारण सबको गलती भुगतना पड़ता। सोविक ने गलती किया, सोविक को भुगतना पड़ेगा, एलएलपी को भी उसका असर आएगा ऑब्वियसली। एक पार्टनर ने अगर कुछ रॉन्गफुल या ओमिशन करेगा, क्या उसका असर बाकी पार्टनर्स पे नहीं आएगा? 100% आएगा, 100% आएगा। बट सर पॉइंट टू बी नोटेड, बट इसको पर्सनल लेवल में लायबिलिटी नहीं आएगा। स्नेहाशीष, आयन, विश्वजीत, जॉयदीप पे पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगा। आप बात समझ रहे हो सर? एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 28, मतलब ऐसे पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं है। एलएलपी का लायबिलिटी है, पर्सन्स का लायबिलिटी, पार्टनर्स का लायबिलिटी नहीं है। बट फिर भी पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल, जो सेक्शन 27 भी कहता है। बट प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, 27 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन shall not affect the personal liability of a partner for his own wrongful act or omission, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner. कोई दूसरा ने कुछ करेगा तो उसके लिए बाकी पार्टनर को प्रॉब्लम फील नहीं होगा। मतलब बाकी पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ सकता। पॉइंट क्लियर हुआ सब? समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर। यस सर। होल्डिंग आउट। अब पार्टनर इन होल्डिंग आउट कौन है? सेक्शन 29 पार्टनर इन होल्डिंग आउट के बारे में बात करता है। ये नॉर्मल पार्टनरशिप में भी है, मतलब 1932 वाला में भी इसके बारे में बात होता है। Any person who by words,
spoken or written or by conduct, who by words, spoken, written or by conduct, represent himself or knowingly permit himself to be represented to be a partner in an LLP. Who by word spoken, या तो मुंह में बोल के या तो लिख के, और by conduct मतलब ऐसा कुछ हरकत कर रहा है. conduct मतलब तो आप लोग समझते हो, मतलब their his or her attitude, मतलब वो ऐसा कुछ कर रहा है जिसमें ऐसा फीलिंग आ रहा है कि भाई ये एक पार्टनर होगा. ठीक है. represent himself or knowingly permit himself to be represented of a partner in an LLP is liable to any person who has on faith of any such representation given credit to the LLP, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit. बात समझो, मतलब एक्चुअल में ये पार्टनर है नहीं, बट वो अपने आप को बिजनेस का पार्टनर की तरह ही ट्रीट करा रहा है, और जो भी इंसान के साथ बिजनेस में डीलिंग हो रहा है वो भी यही फील कर रहा है कि ये पार्टनर है, और पार्टनर सोच के ही वो उनके साथ डील भी कर रहा है. However, where any credit is received by the LLP as a result of some representations, मतलब बिजनेस को किसी भी तरह का लोन मिला है, क्रेडिट मिला है. क्रेडिट मतलब क्या, कुछ लोन मिला होगा, तो बिजनेस को ऐसा कुछ लोन मिला है, किसी ने ऐसा पार्टनर होल्डिंग आउट के थ्रू से. The LLP shall, without prejudice to the liability of the person so representing himself or represented to be a partner, be liable to the extent of credit received by it or any financial benefit derived thereon. मतलब अगर वो पार्टनर एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी LLP ने उसका बेनिफिट लिया है, तो LLP को भी उसका लायबिलिटी लेना पड़ेगा. Where after a partner's death the business is continued. अच्छा, इसमें बात बाद में करते हैं, बट पहले होल्डिंग आउट में बात कर लेते हैं. तो पहले होल्डिंग आउट में क्या बात करना है, बात को पहले से ध्यान से सुनो. अभी एग्जांपल फॉर्म करते हैं, सुन लो ध्यान से. एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, मतलब मुंह में बोल के, लिख के या फिर कॉन्टेक्ट करके बता रहे कि भाई आई एम पार्टनर ऑफ दिस फर्म. से फॉर एग्जांपल सोविक, आयन, स्नेहाशीष, जयदीप एंड विश्वजीत. अब विश्वजीत जो है ये एक्चुअल में इनका पार्टनर नहीं है, 2 मिनट के लिए मान लो. अब विश्वजीत अगर पार्टनर नहीं है, लेकिन विश्वजीत इनके साथ सब हमेशा रहता है किसी भी तरह का कंसल्टिंग करने के लिए, क्योंकि ये मतलब एक्सपीरियंस है, तो बैंक के पास गया और ये अपने आप को बिजनेस का पार्टनर की तरह ही ट्रीट किया. ठीक है. और बैंक से लोन वगैरह या फिर किसी भी क्रेडिटर से लोन वगैरह पास कर दिया. अब बात को समझो. और बैंक ने समझा कि भाई विश्वजीत तो पार्टनर है, या फिर हो सकता है कि विश्वजीत बिजनेस में मैनेजर है, बट बिजनेस सोच रहा है कि ये मैनेजर है नहीं पार्टनर है, ऐसा कुछ भी हो सकता है. अब बेसिकली ये क्यों ऐसा हो रहा है, और जब बैंक विश्वजीत के साथ डील कर रहा है तब विश्वजीत भी तो नहीं बोल रहे कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूं. हेलो सर, आप बात समझ रहे हो. सपोज बैंक हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है, जो क्रेडिटर की तरह बिजनेस को लोन दे रहा है या क्रेडिट पे प्रोडक्ट दे रहा है. क्रेडिट पे प्रोडक्ट जब दे रहा है विश्वजीत के कारण, तो विश्वजीत भी तो चुप है, वो भी तो कुछ बोल नहीं रहा है कि भाई मैं पार्टनर हुई ही नहीं, तो फिर मुझे मेरे साथ क्यों डील कर रहे हैं. विश्वजीत चुप है. इसका मतलब क्या, विश्वजीत अपना कॉन्टेक्ट करके या फिर मुंह में बोल के बोल रहे कि यस आई एम ए पार्टनर, या फिर मुंह में नहीं बोल रहा है बट कॉन्टेक्ट से बता रहा है कि भाई यस आई एम ए पार्टनर, या फिर लिखित बोल रहा है यस आई एम ए पार्टनर. आप लोग बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हेलो. यस सर. जो रियल में पार्टनर sir. है क्या, जो रियल में पार्टनर है नहीं है, रियल में पार्टनर नहीं है, बट उसका एटीट्यूड से लग रहा है कि वो पार्टनर है, और इसके थ्रू से बिजनेस को या एलएलपी को कुछ बेनिफिट हो रहा है, या फिर कुछ पैसा मिल रहा है, या फिर कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है. सिंपल बात है. एनी पर्सन बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट represent himself or knowingly permit himself to be represented to be a partner in an LLP is liable to any person who has an faith of any such representation given credit to the LLP को क्रेडिट दे रहा है, where the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit. However, जहां पर क्रेडिट रिसीव हो रहा है LLP को as a result of such representation, now LLP को क्या करना चाहिए, obviously without prejudice to the liability of the person so representing himself or represented to be a partner, उनके साथ क्या होगा नहीं होगा वो बाद में, but be liable to the extent of credit received by or it any financial benefit derived thereon. ये इसका लाइबिलिटी एलएलपी को लेना पड़ेगा, बिकॉज बेनिफिट मिला है, तो बेनिफिट का अगर कुछ भी बेनिफिट मिले, अगर वो पार्टनरशिप होल्डिंग आउट से भी मिले, तो उसके लिए एलएलपी लायबल रहेगा. Where after partner's death the business is continued in the same LLP name. The partner मर गया बट बिजनेस उसी के नाम पे कंटिन्यू हो रहा है. The continued
use of that name or the deceased partner's name as part thereon shall not of itself make it his legal representative or his estate liable for any act of LLP done after his death. ऐसा होता है. जैसे मुझे याद है सर, एक बिजनेस था, उस बिजनेस का ऐसा नाम था कि सर क्या नाम बताओ, ऐसे नाम था, मुझे याद इतना आ रहा है सर, MNP एंड एसोसिएट्स. ठीक है, MNP एंड एसोसिएट्स. अब बेसिकली ये MNP जो था, ये फर्म का नाम पॉपुलर हो गया. अब एक्चुअली एम मर गया था. कौन मर गया सर? एम मर गया था. एन और पी अभी पार्टनरशिप को चला रहे हैं, लेकिन बिजनेस अभी भी क्या नाम पे चल रहा है सर? स्टिल बिजनेस का नाम MNP एंड एसोसिएट्स है. अब मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब पार्टनर चले गए, बट पार्टनर का नाम अभी भी बिजनेस में यूज हो रहा है. तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम ऑफ द डिजीज पार्टनर, मतलब जो गुजर गए हैं, एज ए पार्ट देयर ऑफ शैल नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और इज एस्टेट लायबल, मतलब उनका नाम यूज हो रहा है, मतलब उसका संपत्ति लायबल हो जाएगा बिजनेस के ऊपर, या फिर उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है, उसके लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है. ठीक है, मतलब डेथ के बाद नाम कंटिन्यू हो सकता है, पर नाम कंटिन्यू के कारण उसका रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनका बेटा अगर कोई दूसरा काम करता है, तो अगर बिजनेस में लायबिलिटी होगा तो बोलेगा नहीं, आपका पापा का नाम बिजनेस में यूज है, एम का नाम बिजनेस में यूज है, तो बिजनेस का लायबिलिटी के लिए आपको लायबिलिटी लेना पड़ेगा, या फिर आपका संपत्ति से बिजनेस का लायबिलिटी दिया जाएगा, जहां पर कि एम गुजर चुके हैं. ठीक है, तो अगर ऐसा बात है तो नाम यूज करने का मतलब ये नहीं कि वो लायबल है. ओके, तो ये था पार्टनर्स इन होल्डिंग आउट एंड डेथ के बाद नाम यूज करने के बारे में LLP का सेक्शंस. अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, सेक्शन 30. अगर आप बिजनेस में पार्टनर अगर फ्रॉड करता है, इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय LLP और एनी ऑफ इट्स पार्टनर with intent to defraud creditor of the LLP or any other person or for any fraudulent purpose, the liability of the LLP and partner who acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all the debt and other liabilities of the LLP. सिंपल बात है सर, अगर आप पार्टनर्स बनके, बिजनेस का पार्टनर बनके बिजनेस को फ्रॉड, बिजनेस के बारे में, मतलब बिजनेस से फ्रॉड करते हो, किसी को चीट करते हो, तो फिर आप पूरा का पूरा लायबल बनोगे. एकदम सिंपल है, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए. Where any business is carried on with such intent or for such purpose as mentioned in subsection 1, every person who was knowingly a party to the carrying of the business in the manner aforesaid shall be punishable. अगर कोई fraudulent business करता है पार्टनरशिप के नाम पे, ठीक है, पार्टनर बनके, उनको जेल हो सकता है सर 2 साल तक, इम्प्रिजनमेंट होगा और जेल 2 साल मैक्सिमम हो सकता है, और फाइन भी हो सकता है 50,000 से लेके 5 लाख तक. Imprisonment for a term which may extend to 2 years and with fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to 5 lakhs. I hope आपको याद रहेगा सर. Where LLP or any partner or designated partner or employee of such LLP such conducted the affairs of the LLP in a fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceedings which may arise under any law for the time being in force, the LLP and any such partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reasons of such conduct. However, such LLP shall not be liable if any such partner or designated partner or employee has acted fraudulently without knowledge of LLP. ठीक है, मतलब सिंपल बात है कि अगर LLP को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो इन दैट केस LLP लायबल नहीं रहेगा. ठीक है, however, such LLP shall not be liable if such partner or designated partner or employee has acted fraudulently without the knowledge of LLP. LLP को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ fraudulent activity चल रहा है, तब LLP लायबल नहीं रहेगा. लेकिन अगर बाद में पता चला इन्वेस्टिगेशन करके भाई LLP भी लायबल है, तो फिर आप समझ सकते हो. ठीक है सर, सिंपल पॉइंट है, बट आई होप कि सर आप लोगों को समझ आ रहा है. विसल ब्लोइंग क्या है सर? सेक्शन 31 में विसल ब्लोइंग, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. द कोर्ट और ट्राइब्यूनल may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of LLP if it is satisfied that such partner or employee of LLP has provided useful information during investigation of such LLP. मतलब LLP इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उन्होंने जरूरत का इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर को दिया है. ठीक है, जो भी CBI वगैरह जो भी हो, उनको प्रॉपर डेटा दिया है. When any information given by any partner or employee, whether or not during investigation, leads to LLP any partner employee of such LLP being convicted under this act or any other act, तो ऑब्वियसली उनको कन्विक्टेड होगा. मतलब दिस इज कॉल्ड विसल ब्लोइंग. मतलब अगर आप कंपनी के अंदर का बात, बट अगर वो सच्चा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंपनी, मतलब किसी को भी प्रोवाइड करते हो, मतलब जो रिलायबल गवर्नमेंट एजेंसीज है जो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो आप कौन बन जाते हो जानते हो? आप विसल ब्लोअर कहते हो. आप किसको बता रहे हो? आप कोर्ट को बता रहे हो, ट्रिब्यूनल को बता रहे हो. तो इन दैट केस आपका सजा कम हो सकता है.
इवन आपका सजा वेव भी हो सकता है अगर आप यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हो तो। The court or tribunal may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of a LLP if it is satisfied that such partner or employee or LLP provided useful information during investigation of such LLP. When any information given by any partner or employee leads to LLP or any partner, उसमें LLP को भी और partners को भी of such LLP being convicted, तब LLP को conviction में लाया जाएगा under this act or any other act. मतलब बेसिकली गलती करोगे और गलती छुपाने का कोशिश करोगे तो सजा तो मिलेगा, बट अगर कोई पार्टनर बेसिकली एलएलपी के बारे में जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है अगर प्रोवाइड करता है, जो अगर कोर्ट को लगे, अगर ट्राइब्यूनल को लगे, तो फिर सजा कम हो सकता है। इसी को कहते हैं सर व्हिसल ब्लोइंग। मतलब कंपनी का अंदर का बात आप निकलते हो तो फिर इसमें ऐसा व्हिसल ब्लोअर बोलते हैं इनको। नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी मे बी डिस्चार्ज्ड, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटेंड, harassed or any other manner discriminated against the terms of the condition of his LLP or employment merely because of his providing information of causing information to be provided pursuant to subsection 1। मतलब because वो information दे रहा है, no partner or employee of any LLP, not ये सिर्फ LLP में नहीं, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट कंपनी में भी चलता है। जब आप लोग कंपनी लॉ पढ़ोगे वहां पर भी व्हिसल ब्लोइंग के बारे में जानते हो, ठीक है, या फिर पढ़ोगे, ठीक है। तो व्हिसल ब्लोइंग इन कंपनी ऑल्सो, no partner or employee as well as no member or employee of that company may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed or any other manner discriminated against him। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, उसको पूरा का पूरा रखना पड़ेगा बिकॉज वो सच बताया है, ठीक है, ये लॉ कहता है। वो अलग बात कि उनको थोड़ा तो अंदर में प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, बट फिर भी उनके अगेंस्ट में कंपनी कुछ नहीं कर सकता। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एलएलपी को देना पड़ता है, जैसे कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है ना सर अपना फाइनेंशियल डेटा, वैसा ही एलएलपी को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट भी करना पड़ सकता है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में द एलएलपी शैल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू इट्स अफेयर्स फॉर ईच ऑफ ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। अकाउंट्स का बात है, कैश एक्रूअल, जो लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास करते हो दे कैन इजीली रिलेट सर कि एक्रूअल बेसिस कैश बेसिस में क्या बात है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का बात है। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ओके, डबल एंट्री सिस्टम मतलब डेबिट क्रेडिट सिस्टम में अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, सिंगल एंट्री नहीं कर सकते। शैल मेंटेन द सेम एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, अकाउंट्स को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा फॉर सच पीरियड एज मे प्रिस्क्राइब, जितना दिन के लिए रखने के लिए बोला जाएगा उतना दिन रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब कंपनी सॉल्वेंट है, मतलब कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो मार्केट से जितना लोन लिया है रीपे कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंसी, ओके। आपने जितना मार्केट से लोन या क्रेडिट लिया, यू हैव दैट पावर कि आप रीपे कर सकते हो। एवरी एलएलपी अपना सॉल्वेंसी पोजीशंस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, डिटेल्स बताएगा। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर एज एट द लास्ट डे ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। Such statement shall be signed by designated partner of the LLP. Every LLP shall file within a prescribed time the statement of account, solvency prepared pursuant to subsection 2, register को देगा every year in such a form manner accompanied and such fees, जो भी fees है देना पड़ेगा। Account of LLP shall be audited in accordance with such rules as may be prescribed. However, the central government may by notification in the official gazette exempt any class or classes of LLP from the requirement of this subsection। मतलब ऑडिट होगा कि नहीं होगा, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई इसको ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑडिट करवाने से रोक सकता है कि भाई आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। एनी एलएलपी व्हिच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शंस, अगर इस पर्टिकुलर सेक्शंस के रिगार्डिंग कुछ भी फेलियर होता है तो एलएलपी को 25,000 का फाइन, और जो फाइन 5 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। और जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में ये पनिश गलती करेगा, पर पार्टनर पे 10,000 का फाइन, और जो फाइन 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। तो प्लीज ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार आप लोगों में रिक्वेस्ट करूंगा सर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न पॉइंट है, जरूरत है आज के डेट में। कंपनी को एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ सकता है एलएलपी को, सेक्शन 35 के तहत उनको एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली इनकम टैक्स का जो डिटेल्स है। एवरी एलएलपी शैल फाइल एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद रजिस्टर within 60 days of the closure of its financial year in such form and manner accompanied by fees जो भी है, ठीक है। Suppose the financial year of an LLP closes 31st March 2020, then the LLP has to file an annual return within the register latest by 30th May, okay, March, April, May, ठीक है, 60 days के अंदर रजिस्टर के पास जमा करना होगा। The LLP contradistinct from Partnership Act 1932,
ठीक है, ये कुछ डिस्टिंक्ट है, कॉन्ट्रा डिस्टिंक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। प्रिस्क्राइब द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट, मतलब है तो ये पार्टनरशिप बट ये कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग काम करेगा। दिस इज अ न्यू फीचर ऑफ एलएलपी। मतलब एलएलपी बिजनेस तो है पार्टनरशिप का, बट इसका सारा का सारा हिसाब कहाँ होता है, सारा का सारा हिसाब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में और कंपनीज एक्ट के थ्रू से होता है। तभी तो मैं बार बार आप लोगों को कंपनीज एक्ट दिखाता रहता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट, एक्ट्स एंड रूल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या एमसीए में क्या क्या है। कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट दिखाई दे रहा है ना सर, कंपनीज एक्ट भी है, एलएलपी एक्ट भी है, तो ये कवर होता है। इसीलिए एलएलपी का जो भी हैंडलिंग है वो कौन करता है, कंपनीज एक्ट करता है। अगर कोई भी एलएलपी एज पर द प्रोविजंस एज पर सेक्शन 35 काम नहीं करता है तो फिर इन दैट केस 25,000 का मिनिमम फाइन जो एक्सटेंड होकर 5 लाख तक जा सकता है। जो भी पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर गलती करेगा 10,000 जो एक्सटेंड होके 1 लाख तक जा सकता है। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग 2-3 पॉइंट है, सुन लो। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, सर क्या एक नॉर्मल फार्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है? यस, सेक्शन 55 ए फार्म में कन्वर्ट इनटू एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकंड ऑफ द शेड्यूल। मतलब जो भी एज पर पार्टनर, मतलब एलएलपी एक्ट के हिसाब से जो भी प्रोविजंस है फॉलो करोगे तो आराम से एक नॉर्मल फार्म को आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या एक प्राइवेट कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो? यस, दैट इज आल्सो पॉसिबल एज पर सेक्शन 56। सेक्शन याद रखिएगा, as per section 56 a private company may convert into LLP in accordance with the provision of this chapter and third schedule। ठीक है, शेड्यूल भी याद रखिए। कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड, उनको नहीं कर सकते, बट अनलिस्टेड वाले को कर सकते हैं सेक्शन 57 के हिसाब से, जिसके बारे में प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड फोर्थ शेड्यूल में बोला गया है इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन सेक्शन 58 में बोला है। सिंपल बात है, जैसे ही चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो नॉर्मल फार्म हो, वो जैसे ही रजिस्टर कर लेगा उसमें सारे के सारे क्या हो जाएगा, एलएलपी वाला फीचर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल बात। एंड सर सेक्शन 59 के तहत फॉरेन एलएलपी भी बना जा सकता है। सर फॉरेन एलएलपी सर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर प्रोविजंस इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय फॉरेन एलएलपी विद इन इंडिया। मतलब कब बिजनेस, जैसे पीडब्ल्यूसी, जैसे कि पीडब्ल्यूसी है तो फॉरेन एलएलपी, किंतु लेकिन पीडब्ल्यूसी इंडिया में बिजनेस करता है ना सर, एग्जैक्टली करता है। एंड कैरिंग ऑन देयर बिजनेस देयरइन बाय अप्लाइंग इन इनकॉर्पोरेटिंग विद सच मॉडिफिकेशन एज अपीयर एप्रोप्रिएट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 और सच रेगुलेटरी मैकेनिज्म विद सच कंपोजिशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, एंड नाउ वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, इसके बाद क्लास है बहुत लोगों का, आई नो, तो नेक्स्ट दिन सर ये वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशंस आप लोगों में बताऊंगा। ठीक है, वाइंडिंग अप डिसोल्यूशंस बताना है और साथ में एलएलपी एंड पार्टनरशिप फार्म का जो डिफरेंस है और एलएलपी के साथ एक बार मैं आप लोगों को ऐसे भी बोलूंगा कि प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा एलएलपी के साथ, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का एलएलपी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस का जो डिफरेंस है, मस्ट गो थ्रू सर, बहुत ही वाइटल पॉइंट है। और ये जो एलएलपी बिजनेस को बंद कैसे किया जाता है ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आज ही कंप्लीट हो जाता अगर थोड़ा नेटवर्क इश्यूज वगैरह जो बीच में हुआ वो ना होता। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन एलएलपी को कैसे वाइंड अप करना पड़ता है एज पर सेक्शन 63 और उसको डिसोल्यूशंस कैसे करना पड़ता है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है सर, बोलो सर, क्लियर हुआ कि नहीं बात? यस सर। यस सर। ओके सर, यस ठीक सर। है, ठीक है। जिन लोगों का मैम के पास क्लास है वो मैम के पास क्लास करने के लिए रेडी हो जाए और जिन लोगों का नहीं है वो घर में पढ़ाई करें। ठीक है सर, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो सर, अदरवाइज टाटा। एनी क्वेश्चन सर? बाय सर। ओके सर, टाटा। राक्षी सर। ओके, टाटा Bye, टाटा, sir. बाय सर, बाय।